चलो भाई शुरू करते हैं हम लोग। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हमारा चैप्टर है, टुडेज टॉपिक इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा और एटॉमिक स्पेक्ट्रम। अब सबसे पहली बात तो यही समझनी होगी कि स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रा अलग है कि एक ही है। देखिए होता क्या है, स्पेक्ट्रम इज अ प्लूरल फॉर्म, स्पेक्ट्रम इज सिंगुलर और स्पेक्ट्रा जो होता है वो होता है आपका प्लूरल। कोई फ़र्क नहीं है, बस सिंगुलर और प्लूरल का फ़र्क है। कभी कभी बुक में आप देखेंगे कहीं पर स्पेक्ट्रम लिखा होगा, कहीं स्पेक्ट्रा लिखा होगा, तो उसी में कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सही शब्द क्या है। दोनों सही है। अगर एक ही स्पेक्ट्रम है सो इट इज़ सिंगुलर, मीन्स इसको हम स्पेक्ट्रम कहेंगे, और कई सारे स्पेक्ट्रम है से प्लूरल, देन वी कॉल देम स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रम्स नहीं होता है ना, इसमें एस नहीं लगाते हैं। ओके, ये तो खैर शब्द की बात हो गई। अब चूंकि हमें आज की क्लास में एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़ना है या एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ना है, तो थोड़ा सा पहले स्पेक्ट्रम को समझते हैं। व्हाट इज स्पेक्ट्रम? सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी अबाउट स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रा, देन वी विल मूव टू एटॉमिक स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रा। सो व्हाट इज स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम कुछ नहीं, इट्स अ ग्रुप ऑफ थिंग्स। स्पेक्ट्रम इज अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, ठीक। और हाँ, बस एक बात जरूर है कि उसमें कुछ कॉमन बातें होनी चाहिए सारी चीज़ों में। ऑल दोज थिंग्स मस्ट हैव समथिंग कॉमन इन नेचर। जैसे इसी को अगर थोड़ा सा साइंटिफिक लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो क्या होगा? एन एरे ऑफ एंटिटीज एज लाइट वेव्स और पार्टिकल्स ऑर्डर इन अकॉर्डेंस विद द मैग्नीट्यूड ऑफ अ कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टी। ऑफ अ कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या हुआ? एरे ऑफ एंटिटीज मतलब ग्रुप ऑफ थिंग्स। एरे ऑफ एंटिटीज थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल हो गया है ना। एन एरे ऑफ एंटिटीज में बी लाइट वेव्स, मे बी पार्टिकल्स, एंड ऑल ऑफ दोज एंटिटीज आर ऑर्डर्ड इन अकॉर्डेंस विद द मैग्नीट्यूड ऑफ अ कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टी। मतलब उन सभी चीज़ों में कोई कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टी हो, उसके हिसाब से उन सभी को अरेंज कर दीजिए, आइदर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर और इन एनी ऑर्डर। सो दैट फिनोमेना इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। इसका एग्जाम्पल, अच्छा, वो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं दैट मे बी वेवलेंथ, मे बी मास, मे बी फ्रीक्वेंसी एंड एनीथिंग एल्स ऑल्सो। सो example of a spectrum, a series of colored bands is produced when sunlight is passed through a prism। जब हम क्या करते हैं, प्रिज्म के ऊपर सनलाइट पास करते हैं तो आपको रंग बिरंगी रोशनी नज़र आती है। तो वो सतरंगी रोशनी या 7 कलर्स जो नज़र आते हैं, जो कि विवग्योर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं विवग्योर के विषय में। सो दैट कलर्ड बैंड्स क्यूमुलेटिवली फॉर्म अ स्पेक्ट्रम। तो हम कहेंगे इट्स अ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। अब ये जो लाइट का स्पेक्ट्रम तुम देख रहे हो, ये जरूरी नहीं है कि हम लोग एकदम हार्डकोर साइंस में स्पेक्ट्रम वर्ड का यूज करें। वी कैन यूज इट एल्सवेयर ऑल्सो। जैसे चलो एक एग्जांपल मैं लिख के बताता हूँ, आपके काम का एग्जांपल है। देखो क्या एग्जांपल लिख रहे हैं कि you must solve a full spectrum of questions if you, ये मेरा लग रहा है पैड कुछ गड़बड़ी आ गई इसमें, काम कर नहीं रहा है। ओके, if you want to qualify JEE और नीट। अब देखो कितना सुंदर एग्जाम्पल हो गया। क्या लिखा है? यू मस्ट सॉल्व अ फुल स्पेक्ट्रम ऑफ क्वेश्चन, मीन्स आपको हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए इफ़ यू वांट टू क्वालिफाई जेईई और नीट। तो यहाँ भी देखिए स्पेक्ट्रम वर्ड का यूज हो गया ना।
तो ये स्पेक्ट्रम मतलब एनी ग्रुप ऑफ थिंग्स में बी वी कॉल इट अ स्पेक्ट्रम। ये जरूरी नहीं है कि हम लोग फिजिक्स या केमिस्ट्री में ही स्पेक्ट्रम का यूज करें। ओके, तो ये तो था तुम्हारा स्पेक्ट्रम। अब बात आती है स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इस स्पेक्ट्रम को पढ़ने की जो कला है या जो विद्या है वही स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना। तो उसको थोड़ा अगर साइंटिफिकली कहें तो क्या लिखेंगे? व्हेन अ बीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन passes through a sample, photons of this radiation, ये मैंने जो पहले बोला कि स्पेक्ट्रम को पढ़ना ही स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये आएगा अभी बाद में सेंटेंस। पहले उसकी थोड़ी भूमिका या इंट्रोडक्शन आप देख रहे हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में। सो व्हेन अ बीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन passes through a sample, photons of this radiation interact with the sample. Again, very important these two lines are, और 3 लाइन्स। देखो क्या लिखा है बच्चों, लिखा है कि जब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बीम किसी सैंपल से पास करती है, वो सैंपल कोई गैस सैंपल भी हो सकता है, मे बी अ लिक्विड, मे बी अ सॉलिड, एनीथिंग, तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के जो फोटॉन्स होते हैं, वो फोटॉन्स क्या करते हैं? वो फोटॉन्स उस सैंपल से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक, इंटरेक्ट करने का मतलब होता है कि फोटॉन्स जो है एब्जॉर्ब हो सकते हैं उस सैंपल में, फोटॉन्स जो है रिफ्लेक्ट भी हो सकते हैं, या फोटॉन्स रिफ्रैक्ट भी हो सकते हैं। एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट तो सब लोग समझते हैं। एब्जॉर्ब का मतलब उस सैंपल के अंदर चले जाना, और रिफ्लेक्ट मतलब हिट किया और वापस जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से वापस आ गए, तो रिफ्लेक्शन हो गया। रिफ्रैक्शन का मतलब हो गया कि वो अपने रास्ते से डेविएट हो गए, है ना, डेविएट फ्रॉम ओरिजिनल पाथ। वैसे रिफ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स, सो फिर भी डेविएट फ्रॉम ओरिजिनल पाथ। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी सैंपल से पास करता है, सैंपल के बारे में भी थोड़ा लिख ही लेते हैं। ये जो सैंपल है, सैंपल कुछ भी हो सकता है, पास थ्रू अ सैंपल, यहाँ लिख देता हूँ मैं नीचे कि जो सैंपल है, सैंपल मे बी अ गैस, मे बी अ लिक्विड, मे बी अ सॉलिड, मे बी एनीथिंग। ठीक, कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक सब्सटेंस हो सकता है। तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है किसी सब्सटेंस से जब गुजरता है, तो उस रेडिएशन के जो फोटॉन्स होते हैं वो उस सब्सटेंस से रिएक्ट करते हैं, उस सब्सटेंस से इंटरेक्ट करते हैं। तो इंटरेक्शन में क्या होता है? कुछ फोटॉन्स हो सकते हैं कि वो सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर ले उनको, या कुछ फोटॉन्स ऐसे हो जाएं जो एब्जॉर्ब ना कर पाए, तो जैसे आए बेचारे वैसे ही चले गए। और कुछ फोटॉन्स ऐसा भी हो सकता है कि जिस रास्ते से जा रहे थे वो सब्सटेंस से टकराने के बाद उनका रास्ता बदल जाए। ठीक, तो इस तरह से अलग अलग तरह के इंटरेक्शंस पॉसिबल हैं उस सब्सटेंस के फोटॉन्स के साथ। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन चूंकि फोटॉन्स से मिलकर बनता है, ये हम लोग पहले से ही जानते हैं। तो अब देखें, तो ये जो एब्जॉर्ब रेडिएशन है, मान लीजिए कुछ फोटॉन्स एब्जॉर्ब भी हो गए, तो जो एब्जॉर्ब रेडिएशन है that affects the electrons and chemical bonds in that sample naturally। अगर मान लीजिए कोई भी एक सब्सटेंस है तो उसका एक अपना एनर्जी लेवल होता है। अब जब वो फोटॉन्स एब्जॉर्ब कर लेता है तो फोटॉन्स भी एनर्जी का ही फॉर्म है, पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटॉन। तो वो फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करने से उसकी एनर्जी बढ़ जाती होगी, है ना। तो वही लिखा है कि एब्जॉर्ब रेडिएशन अफेक्ट्स द इलेक्ट्रॉन्स and chemical bonds in a sample. In some cases, the absorbed radiation leads to the emission of lower energy photon. अब देखिए, again this sentence is again a very good sentence. क्या है कि absorbed radiation जो होता है, it leads to emission of lower energy photon. मतलब ये हुआ कि अब इसको समझो। यहां पर तो उसका पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने नहीं लिखा है क्योंकि इस लेक्चर में हम आगे भी इस बात को एक बार फिर से दोहराएंगे। सो यहां बस मैं समझा देता हूं आपको। जैसे क्या हुआ कि हमारे जिस सब्सटेंस से होके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास कर रहा था, तो उस सब्सटेंस ने मान लीजिए कुछ हिस्सा रेडिएशन का एब्जॉर्ब कर लिया।
चूंकि वो रेडिएशन एक एनर्जी का फॉर्म है तो उसने एब्जॉर्ब कर ली, एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। अब जब एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली तो उस सब्सटेंस के कुछ एटम्स या कुछ मॉलिक्यूल्स या कुछ इलेक्ट्रॉन्स, वो एनर्जी लेवल थोड़ा उनका हाई हो गया। तो जब हाई एनर्जी लेवल हो गया तो वो खुद भी रेडिएट होने लगे, वो भी क्या करने लगे, वो एक नया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रेडिएट करने लगे, है ना। तो वो जो रेडिएशन होगा वो इस इंसिडेंट रेडिएशन से थोड़ा सा कमजोर होता है, ठीक। तो वही लिखा हुआ है कि एब्जॉर्ब रेडिएशन लीड्स टू एमिशन ऑफ लोअर एनर्जी फोटॉन्स। हमने, आप ऐसे समझें कि मान लीजिए मैंने आपको ये लेक्चर पढ़ाया तो आपने इसकी नॉलेज एब्जॉर्व कर ली। अब आप किसी और अपने फ्रेंड को पढ़ाएं ये लेक्चर तो आपका एनर्जी लेवल या आपका नॉलेज लेवल बढ़ गया। तो आपने अब अपने किसी फ्रेंड को पढ़ाया तो ऐसा पॉसिबल है कि हमने आपको 10 चीजें बताई तो आप सामने वाले को बताने में 4 चीजें खा जाएं, आप 6 ही बताएं, ऐसा हो सकता है। तो हम हो गए इंसिडेंट रेडिएशन, हमको किसने एब्जॉर्व किया, आपने एब्जॉर्व किया। अब जब आपने हमारे रेडिएशन को एब्जॉर्व कर लिया तो अब अब आपका एनर्जी लेवल बढ़ गया, आपका नॉलेज लेवल बढ़ गया, तो आप भी अपनी नॉलेज को रेडिएट करने लगे। अब आपने अपनी नॉलेज रेडिएट करी आपने फ्रेंड के ऊपर, तो फिर आपने जब उसको समझाया तो हो सकता है कि 10 चीजें हमने बताई, 4 चीज आप खा जाएं, ऐसा हो सकता है। तो क्या हुआ कि आपका जो रेडिएशन या आपका जो नॉलेज का रेडिएशन हुआ वो थोड़ा सा कम एनर्जी का हो गया और हमने जो आपको नॉलेज का रेडिएशन दिया वो थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी का हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कमज़ोर हो, हम ज़्यादा मजबूत हैं। उसका बस यही कारण हो सकता है कि अभी तुम शुरुआत कर रहे हो ना, तुम हमसे ज़्यादा स्मार्ट हो, बट ग्रेजुअली थोड़ा सीख जाओगे तो फिर ज़्यादा तेज़ हो जाओगे, और तेज़ होना ही पड़ेगा अगर तुम्हें सेलेक्ट होना है IIT में तो या नीट में। ओके, तो हम लोग वापस आते हैं। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि एब्जॉर्ब रेडिएशन से फिर लोअर एनर्जी फोटॉन्स का रेडिएशन क्यों होता है, ये तो वो समझाने के लिए बताया, और इसको हम लोग अभी साइंटिफिकली आगे इसी लेक्चर में देखेंगे, ठीक। अब हम वापस स्पेक्ट्रोस्कोपी में आते हैं। तो इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द एनालिसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनी पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक। तो ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें क्या करना रहता है, जैसे जस्ट द एनालिसिस, ये जो मैटर और वो रेडिएशन के बीच का जो इंटरेक्शन है, वो फोटोन के बीच का जो इंटरेक्शन है कि कितने फोटोन एब्जॉर्ब हो गए, कितने रिफ्लेक्ट हो गए, कितने रिफ्रैक्ट हो गए, कितने डेविएट हो गए अपने रास्ते से। सो ऑल दीज थिंग्स वी स्टडी and this study is known as spectroscopy. This analysis is known as spectroscopy, ठीक। और स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये एनालिसिस करते कैसे हैं उसका भी एक हमारे पास तरीका है। ये जो अभी आपने देखा कि हमने कुछ रेडिएशन इंसिडेंट किया तो कुछ एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब हुआ तो जो पार्टिकल रेडिएशन को एब्जॉर्ब किए वो क्या हुए, वो एक्साइटेड हो गए, उनका एनर्जी लेवल हाई हो गया तो वो अपना रेडिएशन रिलीज करने लगे। तो ये जो एब्जॉर्प्शन रेडिएशन है, एब्जॉर्ब रेडिएशन है, और ये जो एमिटेड रेडिएशन है, इसका स्पेक्ट्रा हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ते हैं, है ना। ये जो एब्जॉर्ब और एमिटेड रेडिएशन है, इस एब्जॉर्ब और एमिटेड रेडिएशन का स्पेक्ट्रा पढ़ने से ही क्या होता है कि हम ये एनालाइज कर पाते हैं कि भाई देखो ये तो है तुम्हारा एब्जॉर्ब मतलब जो इंसिडेंट रेडिएशन हुआ उसमें से एब्जॉर्ब किया होगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या किया, एब्जॉर्ब जब हो गया तो फिर क्या किया कि उसने एमिट किया। तो जब हम एब्जॉर्ब रेडिएशन पढ़ेंगे और एमिटेड रेडिएशन को एक साथ पढ़ेंगे तब हम देख पाएंगे कि अच्छा इसने ये एब्जॉर्ब किया, इतना एमिट किया, ये रिफ्लेक्ट हुआ, ये रिफ्रैक्ट हुआ। तो वो जो स्पेक्ट्रा है एमिटेड और एब्जॉर्ब रेडिएशन का, स्पेक्ट्रा का मतलब सिंपल कि जो एब्जॉर्ब रेडिएशन है और जो एमिटेड रेडिएशन है उसको डिटेल में पढ़ना, वही मतलब हो जाएगा कि उसके स्पेक्ट्रा को पढ़ना,
ठीक। स्पेक्ट्रा क्या हो गया? ग्रुप ऑफ रेडिएशन। तो एक रेडिएशन में एक रे तो नहीं होता है ना, तो बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रेज होते हैं, तो उन सब रे को मिला देंगे तो वो पूरा रेडिएशन हो गया। तो एमिटेड को पढ़े, एब्जॉर्ब्ड को पढ़े, तो हमें पता चल जाएगा कि फोटॉन्स के साथ क्या हुआ और किस पार्टिकल ने कितना एब्जॉर्ब किया, कितना एमिट किया। सो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द परव्यू ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक। सो स्पेक्ट्रोस्कोपी लुक्स एट हाउ द इंसिडेंट रेडिएशन अफेक्ट्स द सैंपल। तो जो बातें इसमें लिखी है एज इट इज आपको नोट करते जाना है, और मैं तो आपको एक्सप्लेन कर ही रहा हूं, तो क्या होगा कि आप एकदम ठीक से उस चैप्टर को समझ पाएंगे। लेकिन ध्यान रहे कि एक भी लाइन मिस नहीं करना है बच्चों। ठीक। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगे कि ये बात सर बोल रहे हैं, इसको भी हमें लिख लेना चाहिए, इसमें नहीं लिखा है। अगर कहीं ऐसा लगे कि सर ने बोला हमको अच्छा लग रहा है लिख लेते हैं, तो उसको लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये चीज़ तो हम जानते हैं, इसको लिखने की क्या ज़रूरत, फालतू में पेज वेस्ट होगा, ऐसी गलती नहीं करें। इसमें जो सामने दिख रहा है स्क्रीन पर, वो तो आपको लिखना ही है बच्चों। हाँ, अगर आपको लगे कुछ और एक्स्ट्रा लिखना है 2 लाइन, तो आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन इसमें जो लिखा है उसमें मिस नहीं करेंगे। अब ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसको जिस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से समझा जाता है, दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोप। सो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू स्टडी स्पेक्ट्रम ऑफ अ गिवन रेडिएशन। स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या करते हैं? उस रेडिएशन की स्टडी करते हैं। तो उस रेडिएशन की स्टडी जिस इंस्ट्रूमेंट से करी गई, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोप। अब यहां तक हमने क्या पढ़ लिया? 3 बातें समझ गए। स्पेक्ट्रम क्या हुआ? तो ग्रुप ऑफ एंटिटीज हो गया। फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या हुआ? तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने कह दिया कि भाई ये जो रेडिएशन का स्पेक्ट्रा है, इसको स्टडी करने की कला को ही हम, या इसको स्टडी करने की विद्या को ही हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में कैसे करते हैं? तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब ये हो गया कि वो जो रेडिएशन को हम स्टडी करते हैं या रेडिएशन के स्पेक्ट्रम को स्टडी करते हैं, तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि रेडिएशन का और उस सब्सटेंस का जिससे वो रेडिएशन पास कर रहा है, उसका आपस में क्या इंटरेक्शन रहा। या दूसरे शब्दों में कहें, रेडिएशन के इंटरेक्शन का मतलब रेडिएशन के फोटॉन्स का इंटरेक्शन। तो उस सब्सटेंस का और रेडिएशन के फोटॉन्स का क्या इंटरेक्शन हुआ, कितने फोटॉन्स एब्जॉर्ब हुए, कितने रिफ्लेक्ट हुए, कितने रिफ्रैक्ट हुए, ये सारी बातें हम कैसे सीखते हैं? ये सारी बातें हम सीखते हैं जब हम स्पेक्ट्रोस्कोप से उस रेडिएशन के स्पेक्ट्रम को समझते हैं। तो कौन से रेडिएशन के स्पेक्ट्रम को समझते हैं? एब्जॉर्ब रेडिएशन को और एमिटेड रेडिएशन को। उस सब्सटेंस ने जितना हिस्सा एब्जॉर्ब किया उसको समझ लिए कि हाँ भाई ये एब्जॉर्ब हुआ, इस पार्टिकल ने, इस इलेक्ट्रॉन ने, इस एटम ने एब्जॉर्ब किया। और फिर क्या करते हैं? एब्जॉर्ब होने के बाद जो रेडिएट किया उसको समझ लिया कि भाई इतना एब्जॉर्ब किया, इतना रेडिएट किया, तो ये इंटरेक्शन हुआ। उससे सारी बातें हमें ये पता चल जाती हैं कि हमें क्या पता चलता है? हमें बहुत कुछ पता चलता है। हमें उस सब्सटेंस की सारी ABCD XYZ सब पता चल जाता है कि इस सब्सटेंस का ये नेचर है, ये सब्सटेंस की ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, सब कुछ पता चल जाता है। सो दिस एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज एक्सट्रीमली वाइटल फॉर द स्टडी ऑफ एटॉमिक मॉडल। और हम लोग चूंकि बोर का मॉडल पढ़ रहे थे, तो बोर ने अपना जो एनर्जी डिफरेंस का जो डेल्टा ई का फॉर्मूला दिया, इट क्लियरली एक्सप्लेन्ड द एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ यूनी इलेक्ट्रॉन्स स्पेसीज। बोर का यही सबसे बड़ा अचीवमेंट था कि उन्होंने सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज के एटॉमिक स्पेक्ट्रा को एकदम क्लियरली अपनी स्टडी से बता दिया। ठीक। तो वो जब हम लोग अभी आगे करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, तो उसमें ये लाइन लिख लेंगे। अभी इसको लाइन को लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, बोर वाली लाइन। अभी हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे तो आप समझ लीजिएगा, तो उसमें सब लिखा हुआ रहेगा। ठीक है। अब हम आते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन। अब रेडिएशन का स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो रेडिएशन का फोटो खींच लो तो रेडिएशन का स्पेक्ट्रम हो गया, है ना? क्या हो गया? देखो, द पैटर्न ऑब्लिक फोटोग्राफ ऑफ इमर्जेंट रेडिएशन रिकॉर्डेड ऑन अ फिल्म और स्क्रीन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोग्राम या स्पेक्ट्रम ऑफ गिवन रेडिएशन। रेडिएशन का फोटो ले लिया,
तो पता चल गया कि रेडिएशन इस रंग का है, इसमें ये कलर है, ये सब कुछ पता चल गया। तो ये फ्रीक्वेंसी है इसकी, है ना, सब कुछ जब पता चल गया रेडिएशन के बारे में, तो वही हो गया उसका स्पेक्ट्रोग्राम या उसका स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन इज नथिंग बट इट्स फोटोग्राफ एंड इट इज रिकॉर्डेड ऑन अ फिल्म और स्क्रीन। अब फोटोग्राफ हवा में तो होगा नहीं, तो किसी स्क्रीन पे ही लोगे, तो वही स्क्रीन पे जो फोटो ले लिया तुमने रेडिएशन का, वही उसका क्या हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया। तो ग्रुप जितनी भी उस रेडिएशन में जितने भी रेस थे, वो सारे रेस का फोटो आ गया एक साथ। तो आपको क्लैरिटी हो गई कि हाँ भाई ये रेडिएशन इस तरह का है, इस रंग का है, ये वेवलेंथ वाले इसमें रेडिएशन शामिल है। चलो, तो ये तो हो गया तुम्हारा रेडिएशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन। अब बढ़ते हैं आगे। अब ये जो स्पेक्ट्रम है रेडिएशन वाला, टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन है ना, ये छूट गया शायद गलती से हमसे, तो हम जो है ये रेडिएशन वाले स्पेक्ट्रम की अब चूंकि बात करेंगे, और हमें दुनियादारी से मतलब नहीं है क्योंकि हमें अपने चैप्टर में यही पढ़ना है। देखें स्पेक्ट्रम रेडिएशन, तो रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम होता है या रेडिएशन का जो फोटोग्राफ होता है, वो फोटो डिपेंड करता है कि, या उस फोटो को हम लोग दो हिस्सों में बांट देते हैं। क्या हिस्सा? एक तो एक पार्ट होता है, इस बात पर उसको क्लासिफाई कर देते हैं कि उस फोटो का नेचर क्या है, स्पेक्ट्रम का नेचर क्या है। नेचर मतलब कई बार ऐसा होता है कि बच्चों आपको एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिल जाता है, जैसा कि आप आसमान में इंद्रधनुष देखते हैं तो हर रंग एक दूसरे से मिला हुआ रहता है ना। ऐसा तो नहीं रहता है कि लाल है फिर बीच में फिर बादल दिख गए, फिर पीला दिख गया, फिर बादल दिखने लगे, फिर हरा दिखने लगा, ऐसा तो नहीं होता है। वो सारे रंग एक साथ एक दूसरे में मर्ज होते हैं, यानी उसके आर पार आप नहीं देख पाते हैं, वो पूरा आप इंद्रधनुष जो है वो कंप्लीट देखते हैं। ठीक, सो दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसे भी फोटोग्राफ या ऐसे भी स्पेक्ट्रम होते हैं जो बीच बीच में डिसकंटिन्यूअस होते हैं। मतलब एक कलर दिखेगा फिर बीच में गैप दिख जाएगा, अंधेरा दिखने लगेगा, फिर दूसरा कलर दिखा फिर बीच में गैप हो गया, फिर अगला कलर दिखा बीच में गैप हो गया, है ना। तो इस तरह के स्पेक्ट्रम या इस तरह के फोटोग्राफ को हम लोग डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोल देते हैं। फिर डिसकंटिन्यूअस में भी क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस में एक हो जाता है तुम्हारा लाइन स्पेक्ट्रम और दूसरा हो जाता है बैंड स्पेक्ट्रम। तो ये लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, बैंड स्पेक्ट्रम क्या होता है, शॉर्टली वी विल सी। एंड बेस्ड अपॉन ओरिजिन, स्पेक्ट्रम का जो दूसरा क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड अपॉन इट्स ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स कि वो फोटोग्राफ आपने किस तरह के रेडिएशन का लिया है, वो एमिटेड रेडिएशन देख रहे हैं आप या आप एब्जॉर्ब रेडिएशन देख रहे हैं। तो स्पेक्ट्रम का ओरिजिन हो गया कि आइदर इट इज एमिशन और इट इज एब्जॉर्प्शन। तो उसके बेसिस पर भी हम लोग दो तरह से उसको क्लासिफाई कर देते हैं। तो कुल मिलाकर पूछा गया भैया स्पेक्ट्रम कितने तरह के, तो क्या जवाब देंगे आप? जवाब देंगे सर मेनली ये इसको हम लोग दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके फोटो को देख के इसका नेचर क्या है, ये कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस, और दूसरा जो तरीका है वो क्या है, ये देख के कि हम जिस स्पेक्ट्रम को पढ़ रहे हैं वो स्पेक्ट्रम हमारा एमिशन वाला स्पेक्ट्रम है या एब्जॉर्ब रेडिएशन का स्पेक्ट्रम है। अब कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस का तो फिर अगला कोई क्लासिफिकेशन होगा नहीं क्योंकि वो तो लगातार चलते रहता है। फिर जो डिसकंटिन्यूअस रेडिएशन होगा, तो डिसकंटिन्यूअस रेडिएशन अगेन दो तरह का, लाइन स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम। तो ये सारी चीजें अब हमें पढ़नी है इस स्पेक्ट्रम वाले चैप्टर में, तो फटाफट निपटाते हैं। देखें ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। दिस इज द इजीएस्ट, आप लोग जानते ही हैं। व्हेन व्हाइट लाइट फ्रॉम एनी सोर्स passes through a prism, it splits into 7 different colors from violet to red। वही है कि आप घर में प्रिज्म के आर पार, प्रिज्म को किसी बल्ब के सामने ले जाइए या CFL के सामने ले जाइए तो क्या होगा, प्रिज्म के दूसरी साइड आपको रंग बिरंगी रोशनी दिखने लगती है। वो सतरंगी जो रोशनी है, वॉयलेट से रेड तक उसमें कलर्स नजर आते हैं। तो आपको ऐसा नहीं होता होगा कि वॉयलेट दिख गया फिर बीच में गायब हो गया, कोई कलर नहीं है, फिर इंडिगो दिख गया फिर कोई कलर नहीं है, ऐसा तो नहीं होता है ना। वो लगातार कंटिन्यूअस कलर चलते हैं। सो एंड दीज कलर आर सो कंटिन्यूअस दैट ईच ऑफ देम
मर्ज इनटू नेक्स्ट, सब एक दूसरे में मिले हुए रहते हैं. सच स्पेक्ट्रम इज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. एनदर एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस रेडिएशन, हो नॉट रेडिएशन, द वर्ड इज स्पेक्ट्रम. देखिए गलती हो जाती है हमसे भी. स्पेक्ट्रम लिखो यहां पे. इस रेनबो इन स्काई. ठीक है, बाद आकाश में जो इंद्रधनुष देखते हैं हम लोग, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. वो भी सेम विविग्योर नेचर से ही आता है. विविग्योर ये दरअसल विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम है. इस टर्म को लिख लेंगे. वैसे एक बार मैं शायद आपको पहले ही बता चुका हूं. सो दिस इज स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट. मतलब हमें जो दिखता है या विजिबल रेडिएशन, ये इतने कलर का दिख सकता है ना, विविग्योर. ओके डन. सो ये तो हो गया आपका कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. इसमें तो कुछ विशेष है नहीं. अब धीमे धीमे आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा विशेष आएगा. अब फिर से वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का एक फोटो बना के दिखा दिया है कि एक वाइट लाइट की बीम एक प्रिज्म से पास कराते हैं, फिर उसको किसी फोटोग्राफिक प्लेट पर अगर हम चेक करें तो वी सी द 7 कलर मर्ज इनटू ईच अदर, कंटिन्यूअस कलर्स, कंटिन्यूअस बैंड्स ऑफ कलर्स. सो दिस इज अ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. अब इसमें एक बात और बड़ी मजे की ध्यान रखने वाली ये है कि विविग्योर, ये जो आपका वॉयलेट से रेड तक जाता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा डेविएशन होता है वॉयलेट कलर का. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि, और एक क्वेश्चन भी इससे आ सकता है कि वॉयलेट कलर का डेविएशन सबसे ज़्यादा और रेड कलर का डेविएशन सबसे कम, तो इसका रीज़न बताइए, क्या रीज़न है. देखो इसका रीज़न समझते हैं. ये तो हम जानते ही हैं कि अगर हम विविग्योर स्पेक्ट्रम को चेक करें तो वाइल गोइंग टू द राइट हमारा वेवलेंथ बढ़ता है विविग्योर में. सो रेड हैज़ द हाईएस्ट वेवलेंथ एंड वॉयलेट हैज़ द लोएस्ट वेवलेंथ. अच्छा, अब एक सवाल ये रह गया कि भाई वेवलेंथ तो सर ठीक है बता दिए, रेड का हाईएस्ट होगा, वॉयलेट का कम होगा, हम भी जानते हैं. अब ये तो बताएं कि सर ये जो वॉयलेट है इसका सबसे ज़्यादा डेविएशन क्यों हो रहा है और ये रेड है इसका सबसे कम डेविएशन क्यों हो रहा है. इसका सर रीज़न और बता दीजिए. देखिए इसका रीज़न क्या है भाई. इसका रीज़न जरा देखते हैं क्या है. तो क्वेश्चन पूछा गया कि भाई वाई वॉयलेट लाइट हैज़ द मैक्सिमम डेविएशन वेयर एज द रेड डेविएट लीस्ट. जबकि रेड का डेविएशन क्या है, सबसे कम है. तो उसका कारण क्या है. कारण देखें. सबसे पहली बात, वॉयलेट लीस्ट वेवलेंथ, रेड हाईएस्ट वेवलेंथ. अब हम जानते हैं कि जो स्पीड होता है दैट इज न्यू लैम्डा. न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इज वेवलेंथ, वी इज द स्पीड. सो वी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा. तो अगर हम कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पर चेक करें तो एज यू इंक्रीज लैम्डा, स्पीड ऑफ द रेडिएशन ऑल्सो इंक्रीजेस. ठीक. सो किसी कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट हमने देखी तो उसमें लैम्डा के अकॉर्डिंगली स्पीड क्या होगा, चेंज होती जाएगी. सो अगर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे देख रहे हैं तो v जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. सो हायर द वेवलेंथ हायर द स्पीड, लोअर द वेवलेंथ लोअर द स्पीड. तो अगर हम बात करते हैं अपने वॉयलेट की, तो वॉयलेट का चूंकि वेवलेंथ हाईएस्ट है तो उसकी स्पीड भी हाईएस्ट होगी. सॉरी, वॉयलेट की वेवलेंथ लीस्ट है तो स्पीड भी लीस्ट होगी. और जो रेड है वो हाईएस्ट वेवलेंथ पे है तो स्पीड भी हाईएस्ट होगी. ठीक है. तो ये तो हो गया तुम्हारा स्पीड. तो स्पीड ठीक उसी नेचर की रहेगी जिस नेचर का वेवलेंथ है, प्रोवाइडेड फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट. अब स्पीड से क्या होता है भाई, स्पीड पता कर लिए. तो स्पीड से क्या मतलब है, डेविएशन का मतलब है. देखो मतलब बहुत मतलब है, स्पीड पे ही सारा खेल टिका हुआ है. ध्यान से समझे स्पीड का क्या मतलब है. अब भाई एक टर्म आता है ऑप्टिक्स का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ मीडियम, जिसको कि हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं ना. इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे म्यू, MU म्यू. ठीक. और जो न्यू होता है NU, दैट इज फ्रीक्वेंसी. दिस इज म्यू, दिस इज डिफरेंट. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ मीडियम इज नथिंग बट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम. तो लाइट का स्पीड को अगर हम वैक्यूम वाली स्पीड से, जो c है, दिस c इज फिक्स्ड, दिस c इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. दिस इज द फिक्स्ड वैल्यू.
और मीडियम जैसे जैसे बदलता है वैसे वैसे लाइट की स्पीड उस मीडियम में अलग अलग होती जाती है। तो लाइट की स्पीड जैसे जैसे कम होती जाएगी वैसे वैसे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा। या ऐसे कह लें कि बड़े रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में जो लाइट की स्पीड होती है बच्चों कम होती है, क्योंकि c फिक्स हो गया। सो एज यू डिक्रीज v और एज यू डिक्रीज द डिनोमिनेटर योर म्यू विल इंक्रीज। ठीक है। सो फॉर अ गिवन मीडियम म्यू वॉयलेट, ये जो वॉयलेट कलर है उस वॉयलेट कलर का जो म्यू है वो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ वॉयलेट कलर का जो रेडिएशन है उसका स्पीड हो जाएगा नीचे। और अगर फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू रेड कलर, तो रेड कलर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए क्या करना होगा, आपको स्पीड ऑफ रेड कलर डालनी होगी। अब हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि भैया ये जो वॉयलेट है ये बेचारा सबसे कम स्पीड का है, तो सबसे कम स्पीड का मतलब हो गया कि इसका जो म्यू है वो सबसे अधिक होगा। सो दिस म्यू वॉयलेट इज ग्रेटर देन म्यू रेड। सो इन अ गिवन मीडियम, अब एक बात और समझो, मीडियम एक ही है लेकिन अलग अलग कलर के हिसाब से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग है। ये भी बात एकदम क्लियर कर दिमाग में डाल लीजिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का होता है, बट अब हम दो अलग अलग कलर के रेडिएशन की बात कर रहे हैं, तो वॉयलेट कलर के रेडिएशन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम मीडियम के लिए अलग अलग होगा बच्चों। ठीक है, ठीक। सो हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब चूंकि ये लो हो गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई हो गया। अब एक रूल आपको याद रखना है, रूल ये है कि हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर द बेंडिंग ऑफ लाइट। क्या रूल याद रखना है, आपको याद रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा लाइट की बेंडिंग या लाइट का डेविएशन उतना ही ज्यादा होता है। इट्स अ यूनिवर्सल रूल ऑफ फिजिक्स। तो बस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब तुम्हारा किसका ज्यादा हो गया, वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो गया, तो वॉयलेट की बेंडिंग भी ज्यादा हो गई, इसलिए वॉयलेट सबसे ज्यादा बेंड करता है और रेड सबसे कम बेंड करता है। जैसे जैसे स्पीड घटती जाती है, जैसे जैसे स्पीड घटती जाती है या वेवलेंथ घटता जाता है, वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाता है। और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा, रिफ्रैक्टिव नॉट रिफ्लेक्टिव, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा तो बेंडिंग भी बढ़ती चली जाएगी। ये वायलेट जैसा नहीं लग रहा है, ये लग रहा है जैसे वाइडेट लिखा हो। इसको ठीक कर लो जरा, वायलेट होना चाहिए यहाँ पे। मैंने लिखा तो सही वो, बट शब्द मिल गए एक दूसरे में, अब सही लग रहा है। ठीक है, ओके। तो इस प्रश्न का हमें उत्तर मिल गया कि भाई वॉयलेट की बेंडिंग रेड की अपेक्षा ज्यादा क्यों है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे स्पेक्ट्रोस्कोपी ना। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई, हमने कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देख लिया, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम पढ़ रहे थे। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में एक सवाल आ गया था ये वॉयलेट वाला डेविएशन का, तो वो उसका हो गया निदान। नाउ कम टू द डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। सो व्हाट इज डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम? अगेन मैंने क्या बताया, वो जो कलर्स हैं वो कलर्स क्या हो, कंटिन्यूअस ना हो, वो जो ब्राइट स्पॉट्स हैं वो कंटिन्यूअस ना हो, बीच बीच में ब्रेक आ जाए, बीच बीच में डार्कनेस आ जाए। जैसे अब यहां पर भी ये जो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है बच्चों वो दो तरह का, फर्स्ट इज लाइन स्पेक्ट्रम एंड सेकेंड इज बैंड स्पेक्ट्रम। नाउ व्हाट आर दीज टू टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम? लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, इट इज द अपीयरेंस ऑफ व्हाइट लाइंस करस्पॉन्डिंग टू स्पेसिफिक वेवलेंथ विद डार्क स्पेसेस बिटवीन देम। क्या है, इस तरह का जब हम जैसे किसी रेडिएशन का फोटोग्राफ लेंगे तो कई बार ऐसे हमें फोटो मिलते हैं, ऐसे ये सामने दिखा हुआ है कि आपको क्या होगा, एक एक लाइन बड़ी ब्राइट नजर आएगी और बीच में अंधेरा नजर आ जाएगा, बीच में काला काला सा दिखने लगेगा। सो वही लिखा हुआ है कि अपीयरेंस ऑफ ब्राइट लाइंस करस्पॉन्डिंग टू स्पेसिफिक वेवलेंथ विद डार्क स्पेसेस बिटवीन देम। तो इसे हम बोल देंगे लाइन स्पेक्ट्रम। एटम के जो स्पेक्ट्रम होते हैं बच्चों, दीज आर जनरली लाइन स्पेक्ट्रम। वही लिखा हुआ है एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज अ लाइन स्पेक्ट्रा।
जैसे कि हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी एक लाइन स्पेक्ट्रा। जनरली सारे एटम्स जो हैं वो लाइन स्पेक्ट्रा ही देते हैं। अब आ गया बैंड स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम क्या है? अब क्या होता है बच्चों की जैसे यहाँ एक एक लाइन दिख रही है, ब्राइट लाइन दिखेगी, बीच में गैप दिखेगा। यहाँ क्या दिखेगा? थोड़ी मोटी लाइन नजर आएगी आपको, है ना, थोड़ा सा थिक टाइप की लाइन, बैंड जिसको बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ये जो मोटी लाइन है ये दरअसल एक लाइन ना होके कई सारे लाइंस का समूह है। मीन्स बहुत सारी एकदम क्लोजली स्पेस्ड लाइंस नजर आएंगी, फिर बीच में गैप आ जाएगा, फिर अगेन क्लोजली स्पेस अ ग्रुप ऑफ लाइंस यू विल सी, and again there will be a gap. So this will continue in the photograph. So such spectra are band spectra. So such spectrum consists of group of closely spaced lines called bands, dark space in between bands. अब ये जो मॉलिक्यूल्स के स्पेक्ट्रा होते हैं वो बैंड स्पेक्ट्रा होते हैं। क्यों? अब ये भी आप सोच सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स में एक से ज्यादा एटम होते हैं, है ना, तो एक स्पेक्ट्र, एक एटम की लाइन आई और दूसरे एटम की भी लाइन आ गई, तीसरे मतलब अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एटम्स। तो इसलिए एक लाइन ना आके ग्रुप ऑफ लाइंस आती है। सो दैट इज कॉल्ड बैंड स्पेक्ट्रा। और एक ग्रुप ऑफ लाइंस आई, फिर बीच में क्या हुआ? ब्रेक आ गया, अंधेरा हो गया या डार्क स्पॉट आ गया, फिर अनदर ग्रुप ऑफ लाइंस नजर आएगा, फिर डार्क स्पॉट, फिर अनदर ग्रुप ऑफ लाइंस। सो सच टाइप ऑफ फोटोग्राफ और सच टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज बैंड स्पेक्ट्रम। तो ये हो गया आपका कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ओके, अब हम आते हैं, तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने पढ़ा था जब हम लोग क्लासिफाई कर रहे थे, तो एक तो हो गया था कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस, एक साइड था एमिशन और एब्जॉर्ब। कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस में भी, डिसकंटिन्यूअस में दो थे, लाइन और बैंड। अब हो गया एमिशन और एब्जॉर्ब। अब इस पर आते हैं, देखो ध्यान से क्या है। अब यही तुम्हें समझना है, जिससे कि आप आगे, जो बोर ने अपनी स्टडी दी तो उन्होंने एमिशन और एब्जॉर्ब स्पेक्ट्रा को एकदम क्लियरली डिफाइन कर दिया। तो ये एमिशन स्पेक्ट्रा क्या है, ध्यान से समझें। व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्ट्स विथ मैटर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल में एब्जॉर्ब एनर्जी एंड रीच टू अ हायर एनर्जी स्टेट और अनस्टेबल स्टेट। फॉर रिटर्निंग टू द नॉर्मल स्टेट और लोअर एनर्जी स्टेट, एटम्स एंड मॉलिक्यूल एमिट रेडिएशन। देखो अभी जो मैंने आपको बताया था नॉलेज वाले रेडिएशन से, वो बात देखो फिर से रिपीट हो गई। यहाँ क्या लिखा हुआ है? जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी मैटर से इंटरैक्ट करता है तो उस मैटर के एटम्स या मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते होंगे और अपनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक हायर एनर्जी स्टेट पे पहुंच जाते हैं। और वो जो हायर एनर्जी स्टेट होता है, हायर एनर्जी स्टेट इज अनस्टेबल स्टेट, वी ऑल नो, ठीक। अब जब वो हायर एनर्जी स्टेट या अनस्टेबल स्टेट में पहुंच गया तो क्या करता है कि फिर जब वो लोअर एनर्जी स्टेट में आता है, तो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जब आएगा तो कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। तो एनर्जी रिलीजेस इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो वही लिखा हुआ है कि फॉर रिटर्निंग टू द नॉर्मल स्टेट और लोअर एनर्जी स्टेट, एटम्स एंड मॉलिक्यूल एमिट रेडिएशन। So the spectrum of radiation emitted by a substance that has absorbed energy is called emission spectrum. तो emission spectrum क्या हुआ बच्चों? आपने किसी मैटर के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दिया, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब वो उस मैटर के थ्रू पास किया तो उस रेडिएशन ने उस मैटर के एटम्स या मॉलिक्यूल्स से इंटरैक्ट किया। तो कुछ एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऐसे रहे होंगे जिन्होंने उस रेडिएशन का कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब कर लिया। तो जिन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया उनकी एनर्जी बढ़ गई। अब उनकी एनर्जी बढ़ गई तो वो अनस्टेबल स्टेट हो गया। तो अनस्टेबल से तो स्टेबल में आ नहीं है। तो जब वो एनर्जी लोअर एनर्जी लेवल में आएंगे वापस, तो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आने के लिए उन्हें अपनी एनर्जी रिलीज करनी होगी। So that is released in form of radiation. So atoms and molecules emit radiation. तो ये जो सिस्टम है, तब जो एमिट करते हैं रेडिएशन, उसका जो फोटोग्राफ है, उसका जो स्पेक्ट्रम है, that is emission spectrum. And emission spectrum may be continuous,
may be discontinuous. Everything depends upon the nature of source. सोर्स मतलब जहां से वो रेडिएशन चला, ठीक, उसके नेचर पे डिपेंड करता है कि जो एमिशन स्पेक्ट्रम होगा वो कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा. इवन नेचर ऑफ सोर्स एज वेल एज द मैटर पे भी निर्भर करेगा जिसके साथ वो रेडिएशन इंटरेक्ट कर रहा है. सो दिस इज योर एमिशन स्पेक्ट्रा. ओके, अब एमिशन स्पेक्ट्रा के बाद इसका भाई एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. ये क्या हुआ देखो जरा ध्यान से. तो व्हेन व्हाइट लाइट फ्रॉम अ सोर्स इज फर्स्ट पास थ्रू अ सैंपल, अगेन सैंपल में भी एनी सब्सटेंस, सॉल्यूशन, गैस एटसेट्रा, सम डार्क स्पेसेस आर obtained in continuous spectrum, radiation of certain wavelength is absorbed by the sample. अब देखो ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको चलो मैं अंडरलाइन कर देता हूं. क्या लिख रहा है? when white light from a source is first passed through a sample. ये थोड़ा गड़बड़ हो गया आज, ये राइटिंग पैड लग रहा है चेंज करना पड़ेगा, काफी रगड़ दिया गया इसको. हाँ भाई देखो क्या लिख रहा है. When white light from a source is first passed through a sample, some dark spaces are obtained in continuous spectrum. Radiation of certain wavelengths is absorbed by the sample. देखो समझो, व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम यानी विविग्योर कैसा होता है? कंटिन्यूस होता है. अब आपने क्या किया कि उस व्हाइट लाइट को किसी सब्सटेंस से गुजारा, उससे पास किया, तो उस सब्सटेंस ने क्या किया कि कुछ वेवलेंथ वाला रेडिएशन अपने कब्जे में कर लिया या एब्जॉर्ब कर लिया. तो जब वो जो एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम या कंटिन्यूअस फोटो आता था अपने वाइट लाइट का, तो उसमें क्या होता था कि वेवग्योर में हमने पढ़ा है ना कि जब भी हम स्पेक्ट्रम बनाते हैं वेवग्योर तो लिखते हैं कि भाई इस साइड जाने पर लैम्डा जो है बढ़ता है ना, लैम्डा इंक्रीजेस, यानी कि अलग अलग वेवलेंथ के ये कलर्स रहते हैं. तो क्या हुआ कि उस मैटर ने कुछ वेवलेंथ वाले रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया. तो जब उसको एब्जॉर्व कर लिया तो उस फोटोग्राफ से वो वेवलेंथ वाले कलर्स गायब हो गए, क्योंकि वो तो कहाँ चले गए? वो तो चले गए उस मैटर के अंदर, उसके एटम्स या मॉलिक्यूल्स या इलेक्ट्रॉन्स के अंदर. उसने उसको कब्जे में कर लिया, उसको एब्जॉर्व कर लिया. तो वो जो कंटिन्यूअस वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम था उसमें जिन जिन वेवलेंथ वाले कलर मैटर ने एब्जॉर्व कर लिए उन वेवलेंथ वाली जगह पे क्या हो जाएगा? डार्क स्पॉट्स आ जाएंगे. इसी को क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. क्या लिखा है? ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. अब एक अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, मैंने थोड़ा उसको अलग कलर से लिख दिया ताकि उसकी इंपॉर्टेंस आपको पता चलती रहे. किसी पर्टिकुलर सैंपल के लिए एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एक दूसरे के फोटोग्राफिक नेगेटिव होते हैं, यानी जस्ट ऑपोजिट होते हैं. अब इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक, बट केवल लाइन पढ़ने से बच्चों काम बनता नहीं है, उसके पीछे की भावना भी समझ में आनी चाहिए. क्या लिखा है? फॉर अ पर्टिकुलर सैंपल एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एक दूसरे के फोटोग्राफिक नेगेटिव होते हैं. इसका मतलब हम एक फोटो के माध्यम से समझेंगे, वो भी मैंने एनसीईआरटी बुक से ही आपका लिया हुआ है. देखो फोटो क्या बना है, देखें भैया जरा इस फोटो को, क्योंकि इससे बेहतर हमें कुछ मिला ही नहीं. समझिए, पहले हम जरा बी को समझेंगे, हम बी को पहले नंबर पे समझेंगे, फिर ए को समझेंगे, है ना, तो बढ़िया समझ में आ जाएगा. बी को देंगे नंबर 1 और फिर ए को देखेंगे नंबर 2 पर. समझिए, एक वाइट लाइट का सोर्स है, ये टॉर्च बनी हुई है, इससे वाइट लाइट क्या हुई? एक सैंपल दिया हुआ है,
So this white light is passing through this sample, passing through the sample and incident on the prism. और प्रिज्म से ये क्या हुआ, रिफ्रैक्ट हुआ. देखो पहले सीधा आ रहा था, फिर प्रिज्म के अंदर इसका रास्ता चेंज हुआ. पहले देखो ऐसा आ रहा था, इस रास्ते से आ रहा था, फिर प्रिज्म के अंदर चेंज हुआ, फिर ऐसा चला गया. ठीक, तो दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. तो क्या हुआ कि वाइट लाइट से आपने लाइट स्टार्ट करी. सो इट पास, फर्स्ट ऑफ ऑल इट पास थ्रू दिस एब्जॉर्बिंग सैंपल. और ये क्या है, ये स्लिट है. स्लिट का मतलब कुछ नहीं है. अब जैसे वाइट लाइट तो होती है वो चारों तरफ से जाएगी, है ना, हर दिशा में जाएगी. तो एक बड़ी सी स्लिट लगा देते हैं, स्लिट के बीच में छोटा सा छेद कर देते हैं, तो लाइट की एकदम पतली सी स्ट्रीम इस प्रिज्म के ऊपर आती है. ठीक, अब प्रिज्म से क्या हुआ, रिफ्रैक्ट हो गई. रिफ्रैक्ट मतलब डेविएशन हो गया. डेविएशन हो गया तो सर हमने एक फोटोग्राफिक फिल्म रख दी और डिटेक्टर रख दिया जिस पर कि हमें वो फोटो मिल जाता है कि कैसा फोटो बन रहा है. तो ये देखो एक फोटो तुम्हें नजर आया. मेरी बात को बहुत गौर से समझना. इस फोटो में कहीं कहीं आपको लाल, पीला या स्लाइटली ग्रीन इस तरह के कलर्स नजर आ रहे हैं, ऑरेंज टाइप के कलर नजर आ रहे हैं. और शुरुआत में एकदम डार्क स्पॉट, एकदम ब्लैक दिख रहा है, और फिर बीच बीच में भी हल्के हल्के ब्लैक ब्लैक लाइंस सी नजर आ रही है ना. अब इस बात को बड़े ध्यान से समझो. दिस इज अ वाइट लाइट. So this absorbing sample is absorbing some portion of the light pertaining to a specific wavelength. इस absorbing sample ने कुछ wavelength वाली लाइट को absorb कर लिया, यानी कि वो इसके बाद आगे नहीं बढ़ पाई. इस absorbing sample के बाद पूरी लाइट आ रही थी, मतलब जो लाइट कंप्लीटली आ रही थी, इस absorbing sample के बाद some portion of the light is obstructed or absorbed and some portion is released only, है ना. Not entire light is moving through this slit and the prism. तो कुछ पोर्शन क्या हुआ, इस एब्जॉर्बिंग सैंपल ने एब्जॉर्ब कर लिया. तो क्या तुम इस फोटो को देख के ये बता सकते हो कि कौन सा पोर्शन एब्जॉर्ब किया है ज्यादा? बिल्कुल बता सकते हैं. देखें, हमारा जो ये सैंपल है, इस सैंपल में जो वाइट लाइट का जो स्पेक्ट्रम रहता है, दैट इज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम विविग्योर. तो देखिए, ये जो वॉयलेट, इंडिगो, ये सारे कलर इसने एब्जॉर्व कर लिए. वहां पे एकदम रेड हो गया, और बाद में भी थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्व किया, लेकिन इसको तो पूरा ही खा गया. ये तो पूरा ही एब्जॉर्व कर लिया. वॉयलेट, इंडिगो, ये जो शुरुआती रंग थे, इसको तो पूरी तरह ही एब्जॉर्व कर लिया. और फिर आगे के कलर्स में भी, आगे की वेवलेंथ्स को भी थोड़ा थोड़ा इसने एब्जॉर्व किया. तो अगर हम आपसे ये पूछें इसके स्पेक्ट्रम को देख के कि भैया ये जो एब्जॉर्बिंग मटेरियल आप दिखा रहे हैं, इसकी टेंडेंसी किस तरह के रेडिएशन को एब्जॉर्व करने में ज़्यादा है, मतलब किस तरह के रेडिएशन को एब्जॉर्व करता है, तो आप कहेंगे कि सर इस फोटो के हिसाब से तो हमको पक्का ये लग रहा है कि जितना कम रेडिएशन हो उसको ये खा जाता है, उसको ये एब्जॉर्व कर लेता है. क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने पर ना रेडिएशन बढ़ता है, तो लीस्ट रेडिएशन वॉयलेट का रहता है, तो वॉयलेट को तो पूरा ही खत्म कर दिया इसने. तो देखो, इस सैंपल की एक प्रॉपर्टी पता चली. क्या पता चला? कि ये लीस्ट रेडिएशन वाले लीस्ट वेवलेंथ वाले रेडिएशन को एब्जॉर्व कर लेता है. तो इस प्रॉपर्टी के आधार पर फिर हम चेक कर सकते हैं आगे, और अब आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ये कौन सा सैंपल है. इसकी इस प्रॉपर्टी के बेसिस पर फिर हम इसकी और बाकी प्रॉपर्टीज भी आगे पता कर सकते हैं. सो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? हाउ यू कम टू द कंक्लूजन दैट दिस मटीरियल इज एब्जॉर्बिंग लेस वेवलेंथ रेडिएशन? You are going for this conclusion only by watching this photo or this spectrum. ये फोटो ना दिया जाए तो कैसे तुम्हें हवा में पता चल जाएगा? इस फोटो के ना देख के बता रहे हो. चलो, एक तो ये बात हुई. अब देखो, अब इसका दूसरा पक्ष देखो, सेकंड पार्ट. बहुत ध्यान से समझना बच्चों. इस सैंपल ने कुछ हिस्सा एब्जॉर्व कर लिया, तो जिस रेडिएशन को इसने एब्जॉर्व किया, अब अगर ये एमिट करना चाहे तो जो इसने एब्जॉर्व किया वही ना एमिट करेगा.
जो हम तुमको पढ़ाएंगे वही तुम ना एग्जाम में रिप्रोड्यूस करोगे या किसी दूसरे को बताओगे। तो इसने ये जो शुरुआती वेवलेंथ वाले रेडिएशन थे इनको ज़्यादा एब्जॉर्ब किया, बाद में भी एब्जॉर्ब किया, हल्का हल्का एब्जॉर्ब किया। और ये जो ये बैंड दिख रहे हैं, ये ऑरेंज, ये लाल, ये रेड, इनको तो एकदम छुआ तक नहीं, ये तो जैसे थे पहले वैसे ही आ गए। तो इसने जो एब्जॉर्ब किया अब ये उसी को एमिट करेगा। तो से हमने फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप फर्स्ट में क्या किया कि वी पास दिस व्हाइट लाइट थ्रू दिस एब्जॉर्बिंग सैंपल। नाउ स्टेप 2, इन दिस स्टेप व्हाट वी आर डूइंग कि अब अपना ये जो एब्जॉर्बिंग मटेरियल था, अब तो इसने क्या किया, अब इसने रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया। नाउ इट इज एमिटिंग। अब जो एक्साइटेड सैंपल है इट स्टार्ट्स एमिटिंग द रेडिएशन। तो ये कौन सा रेडिएशन एमिट करेगा, ये वो एमिट करेगा जो उसने एब्जॉर्ब किया। तो अब ब्राइट स्पॉट वो दिखेगा जो यहाँ पर ब्लैक स्पॉट है, क्योंकि जो ब्लैक स्पॉट है उसी को ना इसने एमिट किया है। तो देखो एकदम काला था, अब एकदम ब्लू वॉयलेट टाइप का नजर आ रहा है। और देखो जहां जहां ये हल्का हल्का काला था वहीं वहीं पे देखो एकदम ऊपर वहां पे ब्राइट लाइंस नजर आ रही हैं। और बाद बाकी बीच में मैदान साफ है, बीच में काला काला है। काला क्या है, देखो ये काला, ये वाला हिस्सा, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये काला हो गया। क्यों? दिस रेडिएशन वॉज नॉट एब्जॉर्ब्ड, सो इट विल नॉट बी एमिटेड। जो एब्जॉर्ब करेगा वही ना एमिट करेगा। अब मुझे लग रहा है कि ये एमिटेड रेडिएशन, एब्जॉर्ब रेडिएशन, फोटोग्राफी, स्पेक्ट्रम सब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, है ना। तो इस फोटो के लिए हम क्या कंक्लूजन लिख सकते हैं, इस एटम के लिए हम क्या या इस एब्जॉर्बिंग सैंपल के लिए क्या कंक्लूजन लिखते हैं। बाई वॉचिंग दिस फोटो और बाई वॉचिंग दिस एक्सप्रेशन वी कैन डेफिनेटली कंक्लूड that absorbing sample absorbs a radiation of less wavelength। ठीक, ये तो हमने एक मोटा मोटा कंक्लूजन दे दिया। ये तो बहुत कुछ कंक्लूजन इससे दिया जा सकता है कि इसने इस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया, इस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया, जितना यहाँ डार्क दिख रहा है वो सब इसने एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, सो विद दिस स्पेक्ट्रम पार्ट इज ओवर एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल हेड टुवर्ड्स हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड विद दैट Bohr's model will get concluded. So thank you very much students for joining, and नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग रिफ्रेश रहिए। बताओ हमको ये चेहरा बनाना है लेकिन मेरा पेन ही जो है साथ नहीं दे रहा है। चलो इतनी ठीक है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।